Very good morning. Good morning. तो today we are starting with a new chapter that is cost of capital. Okay. अगर आपने देखा था कि फर्स्ट सेशन में कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पैसा रेस करते हैं. ओके. और पैसा रेस करने के लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं. करेक्ट. और सोर्सेज अगर जो भी पैसा रेस कर रहे हो उसका रिस्पेक्टिवली कुछ कॉस्ट है. ओके. तो कोई भी चीज़ आप लेते हो तो उसका कुछ कॉस्ट कंपेयर करते हो कि नहीं करते हो? करते हो. एक सिंपल फोन चीज़ है. इफ़ यू आर परचेजिंग अ मोबाइल फ़ोन, पहली बात तो आपका 3 महीना बर्बाद हो जाता है कि कौन सा फ़ोन खरीदना है. और उसके बाद वो जो फ़ोन चाहिए आपको वो क्या कॉस्ट में पड़ने वाला है उसके लिए आप कम से कम ऑनलाइन जाओगे, 3-4 शॉप्स में इंक्वायरी करके आओगे, बार्गेन करके आओगे. और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का डिफरेंस, 400 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट उसको भी सेव करने की कोशिश करोगे. कैन यू इमेजिन दिस? अरे यस और नो? करेक्ट. तो अगर एक सिंपल एग्जाम्पल है, अगर मेरा एक क्लाइंट 1 करोड़ का लोन लेता है एट 14% और मैं उसको 1 करोड़ का लोन 10% पर दिलाता हूँ, 4% डिफरेंस. ये 4% दिख रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है. दिस इज 14 लाख एंड दिस इज 10 लाख. 4 लाख रुपीज मतलब ऑलमोस्ट 30 to 35,000 पर मंथ सेविंग. उसका घर खर्चा निकल सकता है. राइट. करेक्ट. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपको जब भी आप कैपिटल रेज करोगे उसका कॉस्ट क्या है ये कंपेयर करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. सिंपल लॉजिक है. करेक्ट है. ऐसा थोड़ी ना होगा लोन मिल रहा है चलो ले लो, ये मिल रहा है पैसा, इक्विटी मिल रहा है ले लो. अरे उनका कॉस्ट तो कैलकुलेट करो, कंपेयर करो, स्टडी करो. तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट इस चैप्टर में आप सीखोगे. समझ में आ रहा मेरी बात? ठीक है ना बात? तो देखो लिवरेज में आपने क्या सीखा था कि रिस्क लिया, रिस्क और रिटर्न का क्या इम्पैक्ट है. करेक्ट है. व्हाट रिस्क यू टेक एंड व्हाट रिटर्न यू गेट, हाउ मेनी टाइम्स रिटर्न इंक्रीजेस. ओके. व्हाट इज प्रेफरेबल. ठीक है. तो ये आपने सिर्फ स्टडी किया था. ओके. एंड इट वाज वन ऑफ द प्लानिंग टूल. ओके. अब दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये वापस इंपॉर्टेंट है. कैपिटल रेस करते समय उसका कॉस्ट पता करना. सिंपल लॉजिक है. करेक्ट है ना बात? तो देखो लिखो आप पे नीचे इंडेक्स बनाओ. 2 pages of index. इंडेक्स बना है? अच्छा ठीक है. इंडेक्स क्वेश्चन नंबर, पर्टिकुलर्स, पेज नंबर, रिमार्क्स. क्वेश्चन नंबर, पर्टिकुलर्स, पेज नंबर, रिमार्क्स. क्वेश्चन नंबर, पर्टिकुलर्स, पेज नंबर, रिमार्क्स. ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन तो आपने उसका इंडेक्स बनाना है. ठीक है. शुड आई प्रोसीड? ठीक है. तो अभी वन बाय वन कैपिटल जो है वो आपको पता है 4-5 कैपिटल मेजरली है. करेक्ट है. पहला कैपिटल आता है डिबेंचर. करेक्ट है. दूसरा कैपिटल आएगा प्रेफरेंस शेयर्स. तीसरा कैपिटल आएगा इक्विटी. फोर्थ कैपिटल इज लोन एंड फिफ्थ कैपिटल इज रिजर्व एंड सरप्लस. ये 5 कैपिटल पे हम बात करेंगे मेजरली. कोई भी कैपिटल रेज करोगे ये पांचों में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स. हम किसकी बात करेंगे? डिबेंचर्स. अब देखो दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. ठीक है. फॉर्मूला बुक्स अपने कैरी करना है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है तो रेफर करने के लिए. ओके. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कल से किया तो भी चलेगा.
ओके तो अभी देखना, कॉस्ट के लिए सिंबल के, ओके, एंड डिबेंचर्स के लिए डी, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट, ओके। अभी कोई भी डिबेंचर हम रेज कर रहे हैं उसका कोई कॉस्ट है, ओके, बट मैं डिबेंचर को दो टाइप में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज इररिडीमेबल, इररिडीमेबल, एंड सेकंड इज redeemable. Student asks, sir, as per Companies Act, there cannot be irredeemable debentures. There should always be a redeemable debenture. But फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं irredeemable? Simple है, FM is not only to India. Financial management come all over the world. Correct है. Law may change from country to country, but FM is fixed for everywhere. Okay. तो अभी देखना है irredeemable debentures का cost कैसे निकालता है। अब देखो फॉर्मूला देखोगे ना, दोनों फॉर्मूला आपको मजा आएगा देखने के लिए, और दो में तक टेंशन आएगा कि क्या चल रहा है। ओके, बट आई बेट यू इट्स वेरी सिंपल, ध्यान देना, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी डिवाइड बाई एन पी इंटू 100। ये तो सिंपल लगा आपको शायद से, बट ये देखो के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। मजा आ गया भाई, क्या पढ़ रहे हैं? नॉट एट ऑल टफ, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, ठीक है ना। अभी आप पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन, तो इट्स न्यू, बट इट लॉजिक इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द फॉर्मूला आएगा। कुछ लॉजिक आपको I1 - टी से समझा रहेगा, नहीं भी समझा तो देखेंगे। लिख लो पहले, एज इट इज सिर्फ कॉपी करो, आपको इसका पता नहीं कुछ भी। के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी। कभी किसी को गाली देनी है, तू के डी है, तू आई 1 - टी है, तो वो डर जाएगा 2 मिनट तक। तू आर वी माइनस एन पी है, वो सोचेगा आर वी का फुल फॉर्म क्या है। के डी इज इक्वल टू आई लिखना ही है, मजा आएगा भी इसमें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा, के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी डिवाइड बाय एन पी इंटू 100। एन है, उतना ही है, हाँ उनके लिए एन है। अच्छा लग रहा है ना देख के। एन पी डिवाइड बाई 2 आर वी प्लस एन पी, आई नो माई राइटिंग इज इंटरनेशनल, डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, शुड आई डिस्कस, शुड वी फाइनलाइज? चलो ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है, बट अभी इसका फुल फॉर्म लिखते हैं पहले। एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स, एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट, टैक्स रेट, T stands for tax rate, NP stands for net proceeds, I stands for interest,
and T stands for tax rate. Okay, same way RV यहाँ पे redeemable value, redeemable value, RV is redeemable value, N is number of years, N is number of years. बाकी सेम है, I मतलब इंटरेस्ट, T stands for tax rate, NP stands for net proceeds. ठीक है ना बात. अब इसका लॉजिक पर आते हैं. पहले इरिडीमेबल देखेंगे, फिर रिडीमेबल देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिक सॉल्व करेंगे. ठीक है ना बात. तो ये डेवलप कर रहे हैं हम कंसेप्ट. ओके, तो देखो अभी सबसे पहले ये सब टेक्निकल नॉलेज है एंड इट्स नॉट टफ बिकॉज यू आर इनटू सीए एंड यू हैव डन लॉट ऑफ बेसिक्स एज वेल. देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला इरिडीमेबल, फॉर्मूला इज I1 minus T डिवाइड बाय NP इंटू 100. मैं आप एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. सपोज कंपनी ने 10,000 के डिवेंचर रेस किए और उस पर 10% देने वाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. मेरी बात समझना, टैक्स रेट 30% है. ओके, और इरिडीमेबल है, नंबर ऑफ ईयर्स है ही नहीं. पैसा जब कंपनी बंद होगी तब देंगे, लिक्विडेशन पर. ओके, तो अभी देखो व्हाट इज माय कॉस्ट. माय कॉस्ट इज इंटरेस्ट. मेरा कॉस्ट क्या है? अगर मैं लोन लेकर आता हूँ, डिवेंचर लेकर आता हूँ, तो मैं क्या देने वाला हूँ? इंटरेस्ट. करेक्ट है. तो आई विल बी पेइंग इंटरेस्ट 10,000 इंटू 10%, 1,000 इंटरेस्ट. अरे हाँ या नहीं? बट वो इंटरेस्ट को मैं P&L अकाउंट में डेबिट करूंगा एंड आई विल क्लेम एज एन एक्सपेंस. तो आई विल सेव टैक्स. इंटरेस्ट तो दिया बट टैक्स बचा दिया. अरे हाँ या नहीं? तो इसीलिए आफ्टर टैक्स कितना मैंने किया है? 1,000 रुपये दे दिया, 300 रुपये मैंने टैक्स बचा लिया, तो मेरा नेट कितना कॉस्ट हो गया? 700. आई पेड हाउ मच? 1,000. आई सेव्ड हाउ मच? 300. व्हाट इज माय नेट कॉस्ट? 700. टेक कैलकुलेटर. टेक कैलकुलेटर. 1,000 इंटू, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 माइनस 0.3 आफ्टर टैक्स. याद आ रहा है? आफ्टर टैक्स करना है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करना है. तो 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा रियल कॉस्ट कितना हो गया? 700. क्लियर लॉजिक है? आई पेड 1,000, सेव 300, नेट कॉस्ट टू द कंपनी इज 700. बट मैंने क्या किया था? ये डिवेंचर 10,000 को डिस्काउंट में इशू किया था 9,000 रुपये में. तो रियली ये जो कॉस्ट है ये कितने फंड्स पर है? 9,000. मुझे पैसा कितना यूटिलाइज करने मिला? 9,000. समझे मेरी बात? 10,000 के डिवेंचर्स को डिस्काउंट में इशू किया एग्जाम्पल, या मैंने 10,000 के डिवेंचर्स को प्रीमियम में इशू किया, तो मुझे पैसा एक्चुअल में कितना यूज करने मिला? 11,000. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट है. मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा. ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इन परसेंटेज. सिंपल लॉजिक है. देखो और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला जो पार्ट के लिए, ये जो है ना नेट प्रोसीड्स. अभी क्या हो गया था? आई टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख और मैंने उसको बोला मैं 1% पर मंथ दूंगा. ठीक है ना? 1% पर मंथ दूंगा. वो बोला ठीक है, बट एक कंडीशन है. 10 लाख का लोन है बट तुझे 50,000 मेरे पास ही रखना पड़ेगा. इफेक्टिवली तू 9.5 लाख ही यूज करेगा. 50,000 डिपॉजिट समझ, सिक्योरिटी डिपॉजिट. तेरा एक्चुअल लोन 10 लाख है, तो यूज 9.5 लाख कर रहा है. तेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रखना ही पड़ेगा, तो यूज नहीं कर सकता है. तो रियली स्पीकिंग माय नेट प्रोसीड्स विल बी 9.5 लाख. करेक्ट है ना बात? तो भले मैं 10 लाख पे इंटरेस्ट भर रहा हूँ बट इफेक्टिवली मैं यूज कितना कर रहा हूँ? 9.5 लाख. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? नेट प्रोसीड्स और ओनली द फेस वैल्यू? नेट प्रोसीड्स. एक्चुअल कितना पैसा यूज करने मिला? एक्चुअल में कितना पैसा यूज करने मिला? हो सकता है 10,000 के डिवेंचर को लीगल एक्सपेंस 200 रुपए आ गया, एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी 500 आ गया, तो एक्चुअल में मैंने यूज कितना किया? 9,500. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशन? 9,500. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये हो गया आपका विच फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर. 15-20 मिनट आराम से सुनना आपने समझने के लिए. ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है. अब देखो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, KD इज इक्वल टू I 1 माइनस T. ये तो समझ गए.
ये समझा क्या नहीं? ठीक है ना? अब देखो यहां से प्लस कुछ और चीज ऐड हो रही है इंटरेस्ट में. अगर मैंने 100 रुपए के डिबेंचर को, करेक्ट है, मैंने 110 में रिडीम किया, रिडीम करते समय मैंने कितने में किया? 110, और मैंने लिया कितना? 100. तो ये मेरा आरवी हो गया, रिडीमेबल वैल्यू, और ये मेरा क्या हो गया? एनपी. तो मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए. अरे मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, मैंने रिडीम करते समय प्रीमियम दिया, ये भी तो कॉस्ट है. इंटरेस्ट तो दिया, साथ में 100 रुपए के डिबेंचर को मैंने 110 दिया, तो मेरा 10 रुपए एक्स्ट्रा गया कि नहीं गया? गया. कॉस्ट सोचना पड़ेगा, सिंपल है. बट ये 10 रुपए 10 सालों के लिए, रिडीम में 10 साल बाद करूंगा, करेक्ट है. तो मैं पर ईयर लाइक डेप्रिसिएशन, 10 rupees is not for 1 year, 10 rupees is over a period of time. Suppose it is 10 years, so I will add for 1 year. This interest you are taking for 1 year, the respective cost will take for 1 year. Are you able to understand? Interest 10 साल का थोड़ी ना ले रहा. ओके, तो RV माइनस NP डिवाइड बाय N. RV कितना था? 110. NP कितना था? 100. करेक्ट है. डिवाइड बाय N क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, 10 ईयर्स. क्लियर कट है. तो ये 10 रुपए डिवाइड बाय 10 ईयर्स, तो 1 रुपी ऐड हो गया कॉस्ट में. और अब डिवाइडेड बाय एवरेज कभी भी अच्छा रहता है. एवरेजिंग, करेक्ट है. हाउ एवरेजिंग? मतलब कभी कभी क्या होता है, बीच में कंपनी रीपे करना स्टार्ट कर लेती है, तो बेटर व्हाट यू गॉट एंड व्हाट यू रिडीम, उसका एवरेजिंग लो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन. स्टॉक कितना है? कभी 10,000 है, कभी 5,000 है, तो बेटर व्हाट यू टेक? एवरेज. बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को कभी भी क्या लेना चाहिए? एवरेज, बेटर, करेक्ट है. तो डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, एवरेज फंड्स. ये मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? एवरेज फंड्स इनटू 100. इससे क्या मिलेगा? परसेंटेज. एटलीस्ट 60-70% समझा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके और समझेगा, करेक्ट है. एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं पहले कि क्या लॉजिकल फ्लो हो रहा है. ओके, तो देखो ओके, कम विथ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, पहले गिवन डेटा लिखना है, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 1. 5 years ago Sona Limited issued 12% irredeemable debenture at 103 at 3 rupees premium. Okay, the current market price of these debenture is 94, and if the company paid tax rate of 35%, what is the current cost of debenture? चलो ये क्वेश्चन है irredeemable का है. मैं पहले redeemable देखता हूँ, होल्ड करो इसको, ठीक है ना बात. विल गो इन लाइन, ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं क्लियरली. एक सेकेंड. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2. आ जाओ इलस्ट्रेशन 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. अ कंपनी इशूड हाउ मेनी डिबेंचर्स? 10,000. 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10%. देखो कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, करेक्ट है. कंपनी ने क्या किया? इशू कितने में क्या किया? देखो प्रीमियम 10% टू बी मैच्योर्ड इन 1/4/2022. इशू कब किया? 2017. 18, 19, 20, 21, 22. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 5 ईयर्स. तो मुझे तो कौन सा डिबेंचर, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? रिडीमेबल. ये डिसाइड हो गया आपका, करेक्ट है. द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट पता करना जरूरी है कि नहीं है? सिर्फ पैसा रेस करके मतलब नहीं है. पैसा रेस करते समय क्या देखोगे? कॉस्ट, करेक्ट है बात. तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट. आराम से समझना. लिखो आप गिवन डेटा, लिखो गिवन डेटा. सबसे पहले पूरा डेटा लिख लेना. गिवन डेटा, गिवन डेटा के अंदर पहला आएगा नंबर ऑफ ईयर्स. n इज इक्वल टू 5 ईयर्स. n इज इक्वल टू 5 ईयर्स, यस और नो. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. अभी पर डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट भरोगे? 100 रुपए फेस वैल्यू है ना. I इज इक्वल टू 10 रुपीज. हर क्वेश्चन में से जरूरी नहीं कि 10% 10 रुपीज सेम आएगा, कभी कभी अलग भी आ सकता है, ध्यान देना.
आई इज इक्वल टू 10 रुपीज। आई मतलब इंटरेस्ट, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10%, करेक्ट। अब देखो, मैंने इशू करते समय प्रीमियम पर इशू किया, मैंने इशू करते समय किस पे इशू किया? प्रीमियम। क्वेश्चन रीड करो। अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10%। तो कैन आई टेल एनपी नेट प्रोसीड्स 110, मेरे को पैसा मिलते समय कितना मिला? 110। क्लियर लॉजिक है? ओके। द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। अब रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया तो हम अज्यूम क्या करेंगे? फेस वैल्यू, मतलब बच गया अपना कॉस्ट। पैसा लेते समय 110 लिया, देते समय 100 ही रुपए दिए, तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आएगा नेट प्रोसीड आरवी, रिडीमेबल वैल्यू 100, रिडीमेबल वैल्यू 100, करेक्ट। अब एक काम करेंगे, टू फाइंड केडी, cost of debt or debentures, to find KD, cost of debt or debentures। अब एक काम करो, नीचे सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन में डैश करके लिखो, as number of years is given, as number of years is given, it is redeemable debentures, it is redeemable debentures। redeemable कंक्लूजन लिया, करेक्ट है, इट इज redeemable debenture, क्योंकि रिडीम होने वाला है 5 साल बाद। 2017 में इशू किया है, 2022 में रिपे करेगा कंपनी, 5 साल के लिए पैसा रेज किया, करेक्ट है। अब देखना, यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, फॉर्मूला एक दो बार लिखोगे ना आ जाएगा। KD इज इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे है या नहीं? करेक्ट। तो अब देखो, आई कितना आएगा बोलो? 10। 1 माइनस टैक्स रेट दिया है क्या? 35%, 0.35 लिख देंगे। 1 है तो 0.35, 100 है तो 35, ओके। तो 1 माइनस टैक्स रेट है वो, ओके। तो 0.35 प्लस आरवी कितना है? 100। आरवी रिडीम कितना, पैसा कितना दोगे? 100 माइनस एनपी कितना है? 110। अच्छी बात है, कॉस्ट में से कम होगा ना, ये सेविंग्स हो गया हमारे लिए। पैसा लेते समय 110 लिया, देते समय 100 दिया, मतलब फायदा हो गया कंपनी का। तो ये कॉस्ट माइनस नेगेटिव आएगा, समझ रहे? इंटरेस्ट में से कम हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स? हाँ 5 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। आराम से करो, गड़बड़ नहीं है। पर डिबेंचर निकालो, परसेंटेज में कॉस्ट आता है। अभी तू लोन रेट लेता है 10%, कितने रुपए का था? 100 रुपए का था या 10,000 का था, किसका भी। इसलिए पर निकालो या टोटल निकालो, परसेंटेज तो सेम आएगा। हाँ 10,000 इंटू 10 रुपीज, 10,000 डिबेंचर्स है, इंटू 1 लाख आएगा। फिर तो रिडीमेबल वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेगा, सबको फिर टोटल पे निकालना पड़ेगा, तो वो नंबर्स बढ़ जाते हैं ना, जितना कैलकुलेशन इजी रहेगा। अच्छा, पर डिबेंचर निकालो या टोटल निकालो, आंसर विल कम द सेम, करेक्ट है। बट व्हाट इज प्रेफरेबल? पर डिबेंचर, क्योंकि आप क्या करोगे फिर? 10,000 इंटू 10 रुपीज, 10,000 इंटू 110 रुपीज, सब जगह 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। हाँ, अब ये देखो, एवरेज आउट कर देख, सिंपल लॉजिक है। मतलब आई टेल यू बेटर एग्जांपल। 1 तारीख को मेरे पास स्टॉक है 10,000 रुपए का,
और 30 तारीख को स्लोली स्टॉक यूज होते गया और ये हो गया सिर्फ 1000 रुपये, तो कैन आई टेल कि मेरे पास ये 1000 रुपये का स्टॉक है? ऑन एन एवरेज आई चेक कि स्टॉक कम ज़्यादा होता रहता है। फॉर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में स्टॉक ज़्यादा रहता है, सेल हो गया, एंड ऑफ द मंथ में कितना है? सिर्फ 1000। तो मैं ये नंबर लूँ ईयर एंड का, सही है गलत है? गलत है। तो व्हाट इज प्रेफरेबल, व्हाट इज अ वे आउट? एवरेजिंग। बैलेंस शीट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बैलेंस शीट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट है? तो ये जो डिबेंचर्स का पैसा है वो पर्टिकुलर पीरियड पे है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर दैट केस, करेक्ट है, फॉर दैट केस एवरेजिंग इज प्रेफरेबल। समझ रहे मेरी बात? दैट फॉर दैट केस एवरेज, टेकिंग एवरेज इज ऑलवेज प्रेफरेबल, ऐसा। और ये कंसेप्ट और क्लियर होगा रेशियो में, जहां पर बैलेंस शीट के डेटे को हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज स्टॉक, ऐसे वर्ड्स आएंगे आगे जाकर, और डिटेल में लेंगे। सी डिनोमिनेटर नहीं समझा चलेगा अभी के लिए, इतना मैं बोल सकता हूँ 100%। ओके, न्यूमरेटर पहले समझ लेना है पक्का। आई विल मोर क्लेरिफाई दिस डिनोमिनेटर इन अदर वे आउट। हाँ, हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग में तो हम सब अजब बेस कर सकते हैं ना बेटा। ओके, व्हाट इज दिस क्वेश्चन की फ्यूचर में जो रिडीमेबल वैल्यू है वो अभी क्यों लेंगे? व्हेन यू गेट लोन यू हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर। आप लोन लाते हो, ले लिए, बस पता नहीं क्या करने वाला, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप पूरा स्टडी करोगे, प्रोजेक्ट है, इसमें इतना पैसा लगेगा, ये प्रोजेक्ट इतना बिजनेस लाएगा, इतने सालों तक चलेगा, हमें इतना इतना पैसा ऐसे से देना है, प्लानिंग करोगे कि नहीं? दैट्स ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग। लोग वही नहीं करते हैं, लोग वहीं पे लैक हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, करेक्ट? वही तो हमारा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मीन्स वन ऑफ, मैनेजमेंट में आप क्या पढ़ते हो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड वॉट एवर इन फाइनेंस, करेक्ट? तो व्हेन यू प्लान यू फोरकास्ट, when you plan you forecast, in forecasting we'll talk about redeemable value, perfect, agree? अरे हाँ या नहीं? तो बताइए मुझे, ये क्या आंसर आया? 6.50 माइनस आएगा, अभी कम हो रहा है आपका कॉस्ट, क्योंकि आपने पैसा रीपे कम किया है। कितना कम हो रहा है? 2 रुपीज ना। ओके, डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, तो ये 4.5 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, कितना आंसर है? 4.28, ठीक है, 4.28%। What is the cost of debenture? 4.28%। अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई करो। कंपनी issued 10% debenture of 100 each on 1/4/2017 to be matured on 1/4/2022. The company want to know the current cost of existing debt and the market price of the debenture is 80. Compute the cost of existing debenture assuming 35% tax rate. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? गिवन डेटा, हमेशा लिखो आप गिवन डेटा। गिवन डेटा, rate of interest 10%, rate of interest 10%। सेकंड क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ईयर्स, n 5 years, rate of interest 10% and number of years is 5 years। आप समझ रहे हो? उसके बाद I इज इक्वल टू व्हाट? 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए पर 10% देंगे तो 10 रुपए हो गया। कोइंसिडेंस है, आगे आगे क्वेश्चन में चेंज होंगे, अभी से फिलहाल सेम आएंगे। I इज इक्वल टू 10 रुपीज। द कंपनी वांट टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, मतलब केडी, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। आज डिबेंचर बेचने गए, कितना पैसा मिलेगा? 80 रुपीज। मार्केट वैल्यू हमारी 80 रुपीज की है, भले 100 रुपए फेस वैल्यू है, बट मार्केट प्राइस लोग 80 रुपए देने को रेडी है, तो एनपी कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। बट रिडीम हम 5 साल बाद करेंगे, कुछ रिडम्पशन के बारे में नहीं लिखा है, तो रिडीम किस में करोगे? फेस वैल्यू, करेक्ट है ना बात?
तो आरवी रिडीमेबल वैल्यू, रिडीम जब रिडीम करेंगे तो कितने में करेंगे, फेस वैल्यू पे। आज कितना पैसा मिला, 80 रुपए। समझ में आ रहा मेरी बात? तो रिडीमेबल वैल्यू 100 लिखो। सोचो, एक एक चीज सोचना है। पैसा लाया, 80 रुपए मिला, देते समय पूरा देना है, फेस वैल्यू देना है तो 100 रुपए देना है। तो लाया एनपी, दिया आरवी, रिडीमेबल वैल्यू, करेक्ट। अब ये आपके सामने डेटा है, टी टैक्स रेट 0.35, टैक्स रेट 0.35, करो सॉल्व। नीचे एक ना, टू फाइंड आउट, to find KD, cost of debt. Okay. Formula is KD is equal to I 1 minus T plus RV minus NP divided by n number of years, whole divided by RV plus NP divided by 2 multiply by 100. I कितना है, 10। आंसर आया, किलो का आंसर आया हाथ ऊपर। ओके, व्हाट इज योर आंसर? 11.67%। और क्या आंसर है? ये है परफेक्ट। चेक करो एक बार, 1 माइनस 0.35 प्लस RV 100 है, बट NPM में 80, नुकसान हो गया, 20 रुपये कॉस्ट है। बट 20 रुपये कॉस्ट कितने सालों का है, 5 साल का है ना। होल डिवाइड बाय 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करो, हो गया, करेक्ट। तो ये आएगा 6.5 प्लस 20 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 4 रुपीज, करेक्ट है। डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना रहा ये, 11.67%। मतलब आपने जो पैसा लाया वो इफेक्टिवली आपको 11 रुपए 60 पैसा कॉस्ट पड़ रहा है। मतलब 100 रुपए पर आपको, भले वो डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं, 10%, बट effective cost is 11.67%. Are you able to understand this? करेक्ट है बात। तो सेम वे देखो, पहले सबसे पहले अगर आपने देखा क्वेश्चन 2 में आपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा, ओके। अभी सेम लॉजिक प्रेफरेंस शेयर्स में आएगा। किस में आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो देखो एक एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट बना रहे हैं, उसका एप्लीकेशन आएगा स्लोली, ठीक है। तो लीव अ लाइन, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पैसा रेज करते समय कॉस्ट पता करना है कि नहीं करना है, करना है, करेक्ट है। कॉस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ब्रैकेट में के स्मॉल पी, नॉट के दैट के पी, ओके। नॉट क्या, केपी लिखा, करेक्ट। अब यहाँ पे दो टाइप आएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल हो सकता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हो सकता है। इन इंडिया इट इज ऑलवेज रिडीमेबल,
but FM is not to India, it is for the whole world. Okay, so redeemable. Irredeemable and redeemable. देखो बोर्ड पे देखना है. KP is equal to what is KP? Cost. K for cost, P for preferences. PD not pen drive. Okay, PD is preference dividend. करेक्ट है बात. अब यहाँ पे टैक्स बेनिफिट है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते कि नहीं कर सकते? इट इज एक्सपेंस और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. करेक्ट है बात. तो देयर इज नॉट एन एक्सपेंस. इट्स नॉट एन एक्सपेंस. तो विल यू सेव टैक्स लाइक इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पर आप टैक्स सेव कर रहे थे, बट पीडी पर कुछ भी टैक्स सेव नहीं हो रहा है, इसलिए 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100. सेम लॉजिक हो गया, कुछ अलग नहीं है. करेक्ट. लिखो ये. हाँ हाँ, नेट प्रोसीड मार्केट प्राइस लिया. हाँ नहीं, सी व्हेन कंपनी इश्यूज क्या बोलते हैं डिबेंचर्स, एट दैट टाइम सपोज मार्केट प्राइस 90 है ओल्ड डिबेंचर्स के, तो हम 90 रुपीज़ में इशू करेंगे. अब बाद में लोग आपस में जब ट्रेड करते हैं ना, तब प्राइस फ्लक्चुएट होता है. जब कंपनी फ्रेश इशू करती है तो सेम रेट पे होता है सभी के लिए. और उसके बाद सपोज मेरे पास शेयर्स पड़े या मेरे पास डिबेंचर्स पड़ा है, मैंने इसको सेल किया 100 में, मार्केट प्राइस बढ़ गया, उसने 110 में उसको सेल किया, 110 का 120, फिर गिर गया 90 में इसने खरीदा. तो जब प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी फ्रेश डिबेंचर्स लाती है या इक्विटी लाती है, वन रेट. करेक्ट है. एंड देखो एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है कि अंडर राइटर्स का अलग, करेक्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अलग हो सकता है, करेक्ट है, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स दिए तो थोड़ा डिस्काउंट हो सकता है, वो एक अलग क्लास हो सकता है. एवरेज प्राइसिंग ले लेंगे, वेटेड एवरेज. ओके, बट बाद में प्राइसिंग फ्लक्चुएट होकर उस दिन जिस दिन देखो आज हम क्या सोच रहे हैं, पैसा रेज करना है, कंपनी सोच रही, तो आज हम कितने रेट पर देने वाले वो तो फिक्स है. ऐसा नहीं करेंगे इसको 10 रुपए, इसको 12 रुपए, इसको 11 रुपए, ऐसा नहीं करेंगे, फिक्स रेट पर करेंगे. और उसके बाद आपस में ट्रेडिंग में डिफरेंस हो सकता है. क्लियर. हाँ 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 80. ओके. बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं, रिडीम बोलते हैं उसको, बायबैक नहीं बोलेंगे. बट क्यों करना है? हमारे पास 180, कंपनी को खरीदना नहीं, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को कैपिटल यूज है, तभी तो लोन लिया ना. मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ जिसका 5 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने लोन लिया 5 करोड़ में, करेक्ट है बात, और मैंने इन्वेस्ट कर लिया, मेरे पास पैसे का है. अरे वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी आर व्हाट, वी वांट मनी फॉर बिजनेस. और आप लोग ट्रेडिंग करते हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो, शेयर्स बेचो, खरीदो, कम रेट पे बेचो, ज्यादा रेट पे बेचो, आपस में ट्रेड करो, कंपनी को पैसे से मतलब है. अरे यू डू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. हाँ, कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, पैसा आया, वो रिडीम करना चाह रहे हैं, तो जो भी रेट पे वो रिडीम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. आर यू टू अंडरस्टैंड. सेम लॉजिक लगाओ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. क्या फॉर्मूला है? लिखो, ट्राई करो. प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, इट्स सिंपल नाउ. डिबेंचर्स में टाइम लगाया तो इसमें समझ आना चाहिए. देखो KP इज इक्वल टू PD, 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं, प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N, होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. Same logic, nothing different in this. अल्टीमेटली जो है पीडी, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? पीडी दे रहे हैं, करेक्ट है. वो अलग था, वहां पर हम क्या देख रहे थे, रिस्क से पहले का प्रॉफिट कितना है, रिस्क के बाद का प्रॉफिट कितना है, इसलिए रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे थे, डिवाइड बाय. अभी तुम एक्चुअल में पे कितना कर रहे हो? पीडी दे रहे हो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो? पीडी. तो प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट क्या है, ऐसा. क्लियर.
अब सेम समझने के लिए यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5. देखो इलस्ट्रेशन 5. XYZ Limited issued 2000 10% preference shares of 100 each at 95 each. ठीक है ना, मतलब इशू करते समय 100 रुपीज फेस वैल्यू था, बट इशू कितने में किया? 95 में किया. क्लियर लॉजिक है, मतलब डिस्काउंट पे किया. पैसा कितना मिला? 95. कैन आई टेल नेट प्रोसीड्स इज 95? यस. कैन आई टेल कि प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपीज इंटू 10% इज 10 रुपीज. पर प्रेफरेंस शेयर कितना डिविडेंड दिया? 10 रुपए. करेक्ट है. द कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, मतलब एन इज 10 years. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. सिंपल है. तो सबसे पहले रूल हमेशा क्या लिखोगे? गिवन डेटा. नीचे आ जाओ. इलस्ट्रेशन 5. इलस्ट्रेशन 5 गिवन डेटा. ओके. नाउ इन गिवन डेटा फर्स्ट इज फेस वैल्यू लिख देते हैं 100, ऐसे लिख देता. ओके. पीडी कितना है? पीडी 10 रुपीज. 10 रुपए आएगा ना. 100 रुपए इंटू 10%. हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं. ओके. उसके बाद कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम एन इज इक्वल टू 10 years. एनपी नेट प्रोसीड्स 95. टैक्स रेट का कोई संबंध नहीं है, टैक्स का वैसे ही बेनिफिट नहीं है. करेक्ट है. ये हो गया आपका क्या? गिवन डेटा. टू फाइंड केपी कोरिगोपा सोल्यूशन. गूगल मैप लिखो. वहां पे सोल्यूशन में लिखोगे एज नंबर ऑफ इयर्स इज गिवन, as number of years is given, it is redeemable preference shares. As number of years is given, it is redeemable preference shares. redeemable preference shares. Correct. या नीचे लिखो KP इज इक्वल टू PD प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. चलो मैं और एक चीज बोलता हूँ, सुनो मेरी बात. सुनो. अगर मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो उस साल का प्रॉफिट 10 लाख है. बट अगर मेरे सामने 3 साल का डेटा अवेलेबल है प्रॉफिट का, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो मैं क्या लूंगा? एवरेज प्रॉफिट. समझ रहे? तो नीचे का आपने इसलिए एवरेज लिया. फंड एट द बिगिनिंग, फंड एट द एंड डिवाइड बाय 2. अगर आपके पास पूरा साल का डेटा था कि पर ईयर हमने इतना माइनस किया, तो वो भी हम कंसीडर कर लेते हैं एवरेजिंग में. करेक्ट है. तो बेटर डेटा क्या होता है? हमेशा एवरेज डेटा. इसीलिए हमने ये क्या लिया? एवरेज फंड्स नीचे. आप समझ रहे हो? मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ समझाने के लिए. ओके. तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. बट स्टिल if you're not confirm, I'll clear out more in ratio part. Okay. PD कितना है? 10 प्लस RV कितना है? 100. NP 95. Number of years 10 years. Whole divided by 100 plus 95 divided by 2. What is the cost of preference share? बताइए कितना? 77%. मतलब 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर पे 10 रुपए 77 पैसा 77 पैसा देना पड़ेगा. क्लियर हो गया?
पक्का? कितने लोग को आया है हाथ ऊपर? हाँ, नाउ ट्राई इलास्ट्रेशन 6 ऑन योर ओन. है 2 लाइन का क्वेश्चन, बट उसमें कंफ्यूजन दिख रहा है. 10.53 कौन सा ये प्रेफरेंशियल रिडीमेबल इरिडीमेबल है ना? करेक्ट है. तो कुछ डेटा ही नहीं दिया उसमें, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए, तो क्या अज्यूम करोगे? इरिडीमेबल. करेक्ट है. तो इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या आएगा? केपी. ओके, केपी इज इक्वल टू पीडी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100. अब पीडी कितना था आपका? 10 रुपीज, 10% दिया ना, डिवाइड बाय एनपी पैसा कितना मिला? 95 इंटू 100, तो कितना? 10.53% इतना कॉस्ट है आपके लिए. एक का कॉस्ट दूसरे का इनकम इनडायरेक्टली. ओके, वंस कॉस्ट इज अनदर्स इनकम. ओके, नॉट एग्जैक्टली बट मेनी टाइम्स यस. ठीक है, क्वेश्चन 7 खत्म करो. ये फॉर्मूला प्रैक्टिस ही है, आपको आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें. 7 ट्राई करना है. 7 अब देखो, क्वेश्चन 7 में एक फ्लोटेशन कॉस्ट का कंसेप्ट है. मेरी बात समझना, मैं समझाता हूँ. इफ आर एनर्जी इज इशूड प्रेफरेंस स्टॉक ऑफ 100 पर शेयर विद अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12, मतलब 12 रुपए डिविडेंड है, 100 रुपए में इशू किया है, एंड 3% फ्लोटेशन कॉस्ट. मतलब देखो, पैसा रेस करते समय कुछ खर्चा होता है, लीगल फीस, एग्रीमेंट, मार्केटिंग, आईपीओ लेकर आती कंपनी, शेयर्स पार्टनर, प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग, अंडरराइटर्स कमीशन. आप जब बैंक लोन भी अप्लाई करते हो तो वो लोग प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, बट आजकल एलईडी वगैरह पे जीरो प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐसे ऐड करते कि नहीं करते हैं? करेक्ट है, नथिंग इज फ्री. लाइक अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, आप आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे, उसका एग्रीमेंट कॉस्ट का खर्चा किसको उठाना है? आपको उठाना है. तो वो जो भी लोन उठा रहे हैं उसका परसेंटेज ले लेते हैं, 0.5% या 1% समथिंग. करेक्ट है. तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रहे हैं, 3% खर्चा हो रहा है. 3% क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है. कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट नाम दिया है. इट इज अ कॉस्ट इंकर टू रेज द फंड. हम थियरी में क्वेश्चन करने वाले हैं, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. फिलहाल आपको क्या समझना है? कॉस्ट इंकर टू रेज दी फंड्स. कुछ भी कॉस्ट हो सकता है, लीगल फीस, एडवोकेट फीस, प्रोफेशनल फीस, पैसा रेज करते समय जो खर्चा हुआ है. ओके, तो 100 रुपए में हमने बेचा भले, बट इफेक्टिवली 3 रुपए खर्चा हो गया. तो नेट प्रोसीड्स कितना आना चाहिए? 97. हमें नेट पैसा कितना यूज करने मिला? 97. सिंपल लॉजिक है. तो वहां पे लिखो गिवन डेटा क्वेश्चन 7 के लिए. गिवन डेटा, हाँ, गिवन डेटा में सबसे पहले पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड 12 रुपीज दिया उन्होंने, ऑलरेडी दिया है कि 12 रुपए डिविडेंड देना है, क्वेश्चन में क्लियर किया. उसके बाद एनपी इज इक्वल टू 100 माइनस 3 रुपीज 97. 3 रुपीज एक्सपेंस हो गया ना आपका, 100 माइनस 3 रुपीज इज 97. और कोई डेटा ही नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स दिया नहीं है, टैक्स रेट का मतलब नहीं है. टू फाइंड केपी सोल्यूशन, उस पर लिखना एज नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट गिवन, एज number of years is not given,
we assume that it is, as number of years is not given, we assume that it is irredeemable preference shares. We assume that it is irredeemable preference shares. कितना है 12.37%. चलो एक चैलेंज दूं क्या, एक नई एडजस्टमेंट आपको ढूंढनी है, करने को एक्सेप्ट रेडी हो क्या, करना है क्या, ट्राई करोगे, डिबेंचर रिलेटेड है, ठीक है ट्राई करो, मैं थोड़ा हिंट दूंगा, थोड़ा सा, नहीं आया तो भी चलेगा क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए, आया तो बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा टैक्स का दिमाग लगाओ, ओके, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का दिमाग लगाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और थोड़ा एफएम का दिमाग लगाओ, ओके. तो देखो दैट इज पेज नंबर 4.9 एंड इलस्ट्रेशन 25. ठीक है ना. जेटा लिमिटेड इशूड 15% डिवेंचर, फेस वैल्यू 500. अब फेस वैल्यू 500 आया, एग्जाम में गलती क्या करते हैं लोग, आई इक्वल टू 15 लिख देते हैं. 500 रुपए का डिवेंचर है, 15 रुपए इंटरेस्ट दिया, ऐसा नहीं है. 500 रुपए के डिवेंचर पर 15% दिया, मतलब 75 रुपीज दिया, करेक्ट है. तो एक काम करो, थोड़ा लिखते जाओ वहाँ पे, इलास्ट्रेशन 25, गिवन डेटा में लिखा रहा हूँ साथ में, पढ़ते पढ़ते, इलास्ट्रेशन 25, ओके. वहाँ पे लिखना है आई इज इक्वल टू 75. कैसे 75? 500 इंटू 15%. 500 रुपए का एक डिवेंचर है, 15% दे रहा है, तो पर डिवेंचर कितना दे रहे हैं हम, 75 रुपीज दे रहे हैं इंटरेस्ट. फेस वैल्यू 500 लिखो बुक में, फेस वैल्यू 500, फेस वैल्यू 500. द कॉस्ट ऑफ इशू वर्क्स आउट टू बी 3%, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट 3% है, जो भी है आप जो इशू कर रहे हो 3% खर्चा आ रहा है आपका, कोई भी पैसा रेस करने के लिए कॉस्ट इनकर हो रहा है. द डिबेंचर्स आर रीपेबल आफ्टर 7 years, वो years है, तो नीचे n इज इक्वल टू 7 years लिखो, n इज इक्वल टू 7 years. टैक्स रेट T 60%, टैक्स रेट T 60%. है ना, टैक्स रेट T 60%. अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला नहीं कितने में रिडीम करेंगे, तो विल अज्यूम एट फेस वैल्यू RV 500 रिडीम करेंगे 7 साल बाद, बट कितने में करेंगे, तो प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे कुछ नहीं, तो फेस वैल्यू, तो RV 500, रिडीमेबल वैल्यू 500, और कितने में इशू कर रहा है वो भी नहीं बोला, मतलब कितने में इशू किया है, फेस वैल्यू, बट उसमें 3% खर्चा आया. कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर लेना है. 500 माइनस 3% खर्चा आ रहा है ना आपको, is your cost. NP is equal to 485. NP is equal to 485. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट की लाइन है, उसी में पूरा क्वेश्चन चेंज होता है. इफ द डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू मतलब 500 एंड नेट अमाउंट रियलाइज्ड मतलब 485, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू एंड द नेट अमाउंट रियलाइज्ड मतलब 500 माइनस 485 कैन बी अमोर्टाइज्ड, कैन बी अमोर्टाइज्ड, डेप्रिसिएशन कुछ आ रहा है, इवनली इक्वली ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर. यही सेंटेंस सबसे डांसो है, और इसमें पूरा क्वेश्चन पलट जाता है. और नहीं आया तो भी चलेगा, टेंशन मत लेना, अब तक हमने पढ़ा थोड़ी ना, करेक्ट है, क्योंकि मैंने एक्चुअली बताना चाहिए आपको, बट मैं आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना चाहूँ कि खुद होके सोचना स्टार्ट करो. ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर टू द फर्म. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्या डिसीजन लेना है ले लो.
वन आंसर इज 4.38 समथिंग, राइट? 35, 4.335 और देखते हैं. कोई टेंशन नहीं, ट्राई करना है सबने. ठीक है. एनी आंसर्स? 6.1 is 4.3835. Next is 6.526. 526 or 6.62 and देखो सिंपल है, समझना भी. अभी सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन द पार वैल्यू मतलब आरवी माइनस नेट अमाउंट रियलाइज्ड इज एनपी. ठीक है ना? कैन बी अमोर्टाइज मतलब ये जो 500 है माइनस 485 है डिवाइड बाय 7 ईयर्स, मतलब 500 माइनस 485 डिवाइड बाय 7 ईयर कैन बी अमोर्टाइज्ड इवनली इन द व्हाट कॉल्ड एज लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स. मतलब हम इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं. हम पीएनएल अकाउंट में क्या कर सकते हैं, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, अमोर्टाइज कर सकते हैं. अरे हाँ या नहीं? अगर हम इसको अमोर्टाइज कर सकते हैं मतलब इसके ऊपर भी टैक्स बचेगा. जैसे इंटरेस्ट आपने क्या किया, क्लेम किया. डेप्रिसिएशन आप अमोर्टाइज करते हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्या नहीं है? सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. करेक्ट है बात? तो जहाँ पर अब ब्लॉक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो पढ़े आपने है, करेक्ट है, आपने अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट के अकाउंट्स के अंदर और उसका टैक्स बेनिफिट मिला टैक्सेशन के अंदर. तो अगर कल उठकर गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है इनकम टैक्स अमेंडमेंट कि जितने लोगों ने रिडम्पशन ज्यादा रेट पे किया है और जो भी डिवेंचर इशू करने जा रहे हैं वो अपने पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं. तो इसका मतलब इस पर भी टैक्स बचेगा 1 माइनस टी. जैसे आई को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया था उसको भी 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपका टैक्स सेव होने वाला है. नो डाउट दिस इज अ कॉस्ट बट यू विल सेव टैक्स ऑन इट. ओके, तो ड्यू टू विच नाउ द फॉर्मूला विल बी, अभी आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए चेंज हो जाएगा. ओके, दिस इज आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन इंटू 1 माइनस टी. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? करेक्ट है. होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 because of the statement that the difference between the RV minus NP can be amortized, can be claimed as an expense and you will be saving tax on it. समझ रहे मेरी बात? ये हिडन एडजस्टमेंट था. कितने लोगों को ये आया? थोड़ी टेंशन नहीं, मतलब अब ये कॉमन हो जाता है. ओके, ये कॉमन हो गया तो 1 माइनस टी को मैंने बाहर निकाला. अभी मैथ स्टार्ट हो गया. ये एफएम का पार्ट था प्लस टैक्सेशन का पार्ट था प्लस अकाउंट्स का एप्लीकेशन था. ओके, तो 1 माइनस टी को कॉमन बाहर निकाला. आई प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन. ठीक है ना बात? होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स आई 1 माइनस टी. 1 माइनस टी को बाहर निकाला कॉमन और उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. मैथ सही है आगे का, करेक्ट है. नीचे लिखो बुक में, लिखो बुक में. सोल्यूशन पहले लिखा टू फाइंड आउट केडी लिखा है. सोल्यूशन as number of years are given, as number of years are given
as number of years are given, it means it is redeemable debentures. It means it is redeemable debentures. As number of years are given, it means it is redeemable debentures. Next line. It is given that the difference between par value, the difference between par value ब्रैकेट में लिखना 500 and net amount realized, par value ब्रैकेट में क्या लिखा आपने 500 and net amount realized ब्रैकेट में लिखना है 485 can be amortized evenly over life of debenture. Can be amortized evenly over life of debenture. Therefore, the formula will be as follows. Therefore, the formula will be as follows. Therefore, the formula will be as follows. अभी अपने पीपीटी में जो लिखा है सामने आपके, ठीक है ना, वो अपने लिखना है स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना है. नहीं ना, पहले डायरेक्टली कैसे तो मल्टीप्लाई कर सकते, 2 बार इफेक्ट ले रहा है ना. इंटरेस्ट के ऊपर ऑलरेडी 1 माइनस टैक्स तूने कर लिया है, तो डायरेक्टली एंड अमाउंट को 1 माइनस टैक्स से करेगा, मतलब योर डबल इफेक्ट विल बी देयर. तो 6.53 आया. हाँ, 15 डिवाइड बाय 7 2.14. नहीं तो 6.53 के अंदर आपने ऑलरेडी आरवी माइनस एनपी कर लिया है ना. फिर वापस से आप क्या करोगे, 2 बार कर रहे हो ना आरवी माइनस एनपी. पहले एक बार करा, वापस एक बार करोगे फाइनल आंसर के बाद, नहीं चलता ना. समझ रहे हैं? आपने आधा सम पहले सॉल्व किया और आधा वापस से फिर सॉल्व कर रहे हो, तो मार्क्स थोड़ी ना डबल मिलेंगे. समझ रहे हैं? तो ये आपने ऑलरेडी आरवी माइनस एनपी इस फॉर्मूला में एडजस्ट कर लिया. अभी आप जो बोल रहे हो ना, आपने यहाँ तक सॉल्व किया, बाद में आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर डायरेक्ट 1 माइनस टी वापस लेके सॉल्व कर रहे हो, नहीं ना. एंड दिस इज हैविंग कोरिलेशन विद दिस आल्सो. ऐसे नहीं होता है, मैथ्स में आता है ये सब. चलो, तो इसको बताइए आंसर क्या आएगा इसका. आय कितना था 75. 1 माइनस टैक्स रेट 60% दिया था. ओके, प्लस सॉरी वी हैव टेकन कॉमन ना, ठीक है. तो 1 माइनस टैक्स इज 0.60, I is 75, redeemable value is 500 plus or minus that is 485 divided by 7 years. Okay, whole divided by 500 plus 485 divided by 2 years into 100. Perfect. So this will come 0.40. This will come 75 plus ये कितना आया था 2.142. ये एवरेज कितना आ रहा है 492.5 into 100. What is the answer? 6.26
परसेंट. कितने लोग आया था कुछ 6 पॉइंट समथिंग नहीं ना, किसी 6.53 पे थे ना आप लोग ज़्यादातर. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था दैट इज अबाउट एडजस्टमेंट अबाउट अमोर्टाइजेशन. एक काम करो, पहले इंडेक्स लिख लेते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको फॉर्मूला समझाना है. ओके, 6.26 2 तक आया था. क्या किया था आप लोगों ने, एडजस्टमेंट क्या किया था, नॉर्मली सॉल्व किया, फिर इनका 6.53 क्यों आया, गलत है ऐसे कैसे, तो फिर 6.2 कहाँ से आया. ठीक है, लिखो इंडेक्स लिखो. क्वेश्चन टू cost of redeemable debentures. क्वेश्चन टू का इंडेक्स, cost of redeemable debenture where NP is greater than RV. Cost or redeemable debenture where NP is greater than RV. Cost of redeemable debenture where NP is greater than RV. NP तो ज़्यादा था ना और RV कम था. ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन 3, कॉस्ट ऑफ redeemable debenture where RV is greater than NP. Cost of redeemable debenture where RV is greater than NP. Question number 5. Cost of redeemable preference shares formula. Cost of redeemable preference shares formula. Okay. Question 6. Cost of irredeemable preference shares. 6 में cost of irredeemable preference shares. Question 7. Cost of irredeemable preference shares with flotation cost. Cost of irredeemable preference shares with flotation cost. है ना. 25. Cost of redeemable preference shares along with cost of redeemable debentures along with amortization of RV and NP. Cost of redeemable debentures along with amortization of RV minus NP. Along with amortization of RV minus NP. Try question 23 on your own. Now that's अभी आपको एक बेंचमार्क आ गया है कि आपको फॉर्मूलाज क्या है. ठीक है ना बात. 23 खुद होके सॉल्व करोगे, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, देखते हैं.
23 आ जाना चाहिए अभी आपका। अब मजा आएगा, कुछ लैक्स में अमाउंट दी है, कुछ दिया है, मोगैम्बो खुश हुआ। यहाँ पे अभी RVNP में कंफ्यूजन चालू हो जाता है बच्चों का, जहाँ पर कुछ इंटरप्रिटेशंस में, इंग्लिश इंटरप्रिटेशंस में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना, देखते हैं आंसर क्या आता है। मैं जानबूझकर आंसर नहीं लिख रहा हूँ अभी। कैलकुलेटर नहीं कॉल करना ईश्वर, पहले ट्राई करो, गिवन डेटा लिखो। आया आंसर? चलो आंसर्स क्या क्या है बताइए। 7.722%। देखते हैं और क्या आंसर है। हेमंत एक्सपर्ट एडवाइस, एनी आंसर ऑन दिस? 6.18%, 138 मतलब 14 पकड़ लेता हूँ, है ना, 6.14%। और आंसर क्या है? 7.7, हाँ 6 पॉइंट या 7 पॉइंट? फर्स्ट वाला आंसर। हो है क्या? ठीक है देखते हैं। ओके .06% and 7.21% and Yash, any answer? What is your answer? 7.5? कितना? 7.56%। और आंसर्स क्या है? तृप्ति पाटिल आंसर। अब तो कैलकुलेटर पे खेल रहे हो, हाँ बोलो आंसर क्या है? जो भी आंसर है बताना है, टेंशन नहीं लेना है। 7.72। देखो एक सेकेंड, फेस वैल्यू इज 100, इंटरेस्ट रेट इज 14%, एन इज इक्वल टू 10 years, नेट प्रोसीड्स इज 97, रियलाइज इज कितना पैसा रियलाइज किया एक्चुअल में? 97, तो एनपी हो गया। एंड वहां पे लिखा है कि एंड डिबेंचर इज रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 5% ज्यादा देंगे 100 रुपए पर, तो 105 हो गया। टैक्स रेट इज 0.50, 50%, ये आपका डेटा हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है, इट इज इरिडीमेबल नहीं, कौन सा? रिडीमेबल। क्लियर है? तो आप फॉर्मूला लिखोगे के डी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आई कितना है था आपका? 14, 1 माइनस 0.50, 50% टैक्स, प्लस आर वी रिडीमेबल वैल्यू कितना था? 105 माइनस नेट प्रोसीड्स इज 97,
होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितना है 10 years है. Okay, whole divide by 105 plus 97 divide by 2 into 100. तो किसने कहा गलती की है 7.72 आना चाहिए मेरे हिसाब से. तो बाकी लोग का आंसर अलग क्यों है भाई आपका 8 पॉइंट समथिंग है. अच्छा पिछले क्वेश्चन के दिमाग में रखते हुए वहां पे बाकी लोग का आंसर अलग आया. हाँ तो तूने अपना इरिडेबल कर दिया. अपनी घर की बात है देख लें. ठीक है 7 प्लस ये क्या था डिफरेंस क्या था ये कितना है 8 डिवाइड बाई 10 इज 0.8. ठीक है ना. और ये एवरेज कितना आ रहा है बताओ 101 इंटू 100 तो 7.72%. खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 23. देखो अभी सिंपल है. कभी ऐसा होता है कि लोन है 1 करोड़ का लोन डिस्काउंट 90 lakhs मिला या 1 करोड़ का लोन है प्रीमियम पे मिला. बैंक वाले 1 करोड़ का लोन दे रहे हैं और आपको प्रीमियम पे दे रहे कि 1 करोड़ 20 लाख लेके जाओ. कभी ऐसा होता है क्या. हमेशा एनपी और लोन अमाउंट सेम रहेगा. फॉर लोन द फॉर्मूला विल बी सिंपल. समझ रहे मेरी बात. एक लाइन लीव करो वहां पे लिखना है कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. कॉस्ट ऑफ टर्म लोन आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो. देखो केडी सेम कंसेप्ट है. देखो केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100. आप बोलेंगे सर लोन तो हमेशा रिडीमेबल होता है. अरे कभी ऐसा होता है क्या कि 100 करोड़ का लोन लिया और रिडीम करते समय 120 करोड़ दिया. आरवी एनपी हमेशा क्या रहेगा सेम. तो इसलिए आरवी माइनस एनपी लिख के भी फायदा नहीं है. जीरो ही आने वाला है. 99% क्या आएगा जीरो ही आएगा. क्लियर लॉजिक है करेक्ट है. तो कहीं ना कहीं दिस इज द फॉर्मूला. और ठीक है ना बात. केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट. डायरेक्टली रेट ले लेंगे. इंटरेस्ट रेट 10% है. 10% पे 30% हमने बचा लिया. ठीक है ना बात टैक्स में. तो हमारा इफेक्टिव कितना हो गया 7%. तो रेट में ले लिया अमाउंट में नहीं लिया मैंने. करेक्ट है. अगर अमाउंट लिया तो अमाउंट आएगा फिर. ओके इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. ये भी फॉर्मूला आ सकता है. लिखो नीचे कॉस्ट ऑफ टर्म लोन केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट. हाँ बेटा जैसे यस वो टाइम पर फिर मैं फॉर्मूला बता दो. राइट फ्लोटेशन कॉस्ट इज ट्रू कि ये कॉस्ट हो जाएगा आपका. परफेक्ट इन केस ऑफ लोन करेक्ट. फिलहाल अभी मैं फ्लोटेशन कॉस्ट पे आऊंगा पक्का. ठीक है. तो ये देखना है आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100 और इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो आपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर देखा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखा, कॉस्ट ऑफ लोन देखा. करेक्ट है ना बात. तो अभी एक काम करना है ये समझने के लिए लोन और डिबेंचर को कंपेयर करने के लिए इलस्ट्रेशन 16 पर आना है. 16 A company is considering of raising of funds of about 100 lakhs by one of the alternative methods. Correct है बात. That is 14% institutional term loan and 13% non-convertible debentures. करेक्ट है ना बात. तो एक तो हो गया लोन हो गया लोन ऑप्शन. दूसरा क्या हो गया डिबेंचर हो गया विच इज नॉट कन्वर्टेबल. ठीक है मतलब नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. The term loan option would attract no major accidental cost or incidental cost. Okay, the debenture would have been issued at 2.5% discount and would involve cost of issue of 1 lakh. डिबेंचर जब इशू किया है तो 2.5% डिस्काउंट में उसमें 1 लाख रुपए आपका खर्चा भी हो गया प्रोसेसिंग कॉस्ट. करेक्ट है. तो अगर 100 लाख का डिबेंचर है तो 2.5% डिस्काउंट मतलब 97.5 आया और 1 लाख रुपीज और खर्चा भी हो गया. तो नेट कितना है 96.5 लाख. समझ रहे मेरी बात. थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं. एडवाइज द कंपनी एज टू बेटर ऑप्शन बेस्ड ऑन द इफेक्टिव
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ईच केस. जहां पर भी कॉस्ट कम रहेगा वो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. Wherever the cost is minimum, we'll select. कंपनी के सामने कितना पैसा लाना है? 100 lakhs. 100 लाख लाने के ऑप्शंस कितने हैं? 2 ऑप्शंस हैं. कौन से 2 ऑप्शंस हैं? लोन एंड डिबेंचर्स. करेक्ट है बात. तो दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा जहां पर भी कॉस्ट कम है? तो लिखो बुक में इलस्ट्रेशन 16. इलस्ट्रेशन 16. ऑप्शन ए. इलस्ट्रेशन 16. ऑप्शन ए, उसमें लिखना है 14% इंस्टीट्यूशनल लोन. इंस्टीट्यूशनल लोन है ना. क्या पे लिखना है? केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं ना लोन का डिटेल्स, इसीलिए केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट. ओके. अब इंटरेस्ट रेट इज 14%, 1 माइनस टैक्स रेट इज 35%, 0.35 लास्ट लाइन में दिया. लॉजिकली समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सच्ची बताओ, बताइए कितना आंसर? हाँ, 9.10%. 9.10% आ रहा है. आपके पार्टनर नहीं है लेक्चर में तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना बात. वन ऑफ द पार्टनर इज मिसिंग. नांदेड़ हेमंत इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा. ठीक है. 9.1%. पूरे लॉ में भी वो गायब था, एफए में भी गायब है. मतलब आता है सिर्फ कभी तो हफ्ते में एक दिन है. ओके. एनीवेज, उसके बाद लीव वन लाइन, राइट डाउन ऑप्शन बी. ऑप्शन बी कौन सा है ये? 13% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. 13% नॉन convertible debentures. Okay. 13% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स. अब पहली बात देखो, नंबर ऑफ इयर्स दिया है क्या? नहीं दिया है. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इररिडीमेबल. करेक्ट है. तो केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100. बोलो आंसर. आपके सामने पर डिवेंचर की वैल्यू नहीं है तो आप टोटल पे निकाल सकते हो. सपोज एग्जांपल है, टोटल इज 100 लाख इंटू 13% इज 13 लाख. ओके. इंटू 1 माइनस टैक्स रेट. एनपी में अगर आप देखो, एनपी इज इक्वल टू 100 लाख माइनस 2.5 लाख डिस्काउंट माइनस 1 लाख इज प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो 96.5 लाख हो गए. तो 96.5 लाख, ये लाख लाख तो इसी कट हो जाते हैं. करेक्ट. इंटू 100, मतलब ये अल्टीमेटली 13 डिवाइड बाय 96.5 भी हो सकता है. तो व्हाट इज द आंसर? 8.756%. ये आंसर आ रहा है सबका? चेक करो. Which option is better for the company? Loan option or debentures option? Debentures.
नीचे लिखना है, आंसर लिखना है, कंक्लूजन. कॉस्ट ऑफ institutional loan is cost of institutional loan is कितना कॉस्ट है 9.1%. cost of institutional term loan is 9.1%, whereas cost of debenture is 8.756%. 8.756%. 8.756%. Correct? Therefore, company should raise funds through debentures. Company should raise funds through debentures. Company should raise funds through debentures. ओके, तो आपने देखा लोन, आपने देखा प्रेफरेंस शेयर्स, आपने देखा डिबेंचर्स. अब आप एक काम करो, सिंपल क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है, उसके ऊपर ही 16 के ऊपर 15 है. 15 पे आ जाओ. 15 ये आप खुद ट्राई करोगे, 2 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं. 12.72. ठीक है, एक बार देखते हैं सर. Okay, let's discuss this. KP is equal to PD plus RV minus NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2 multiply by 100. Okay, PD आपका प्रेफरेंस डिविडेंड 12 रुपए है. RV आपका कितना था क्वेश्चन में, रेडी में, तो वेनिला एंटरप्राइजेस 100, द नेट अमाउंट रियलाइज तो 100 ही आएगा इधर. ओके, माइनस 95 डिवाइड बाय हाउ मेनी इयर्स, 12 years. तो यहाँ पे लिखा है पार रिडीम करेंगे हम, एंड 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2 years इनटू 100. ओके, तो ये कितना आंसर आ रहा है फाइनली 12.73%. ठीक है, पहले इंडेक्स कंप्लीट करता है. इंडेक्स कंप्लीट करो, प्रॉपर ट्रैक रहेगा अपना क्या चल रहा है. ओके, एंड इट हेल्प्स यू इन सेल्फ स्टडी. ग्रुप 2 में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. ओके, ग्रुप 2 इज इजी कंपेयर टू ग्रुप 1. ग्रुप 1 इज वेरी लेंथी, ग्रुप 2 इज शॉर्टर, बट आपने समझना है कि ग्रुप 2 का पढ़कर खत्म करना है. ओके, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में कंपैरिजन बिटवीन लोन एंड डिबेंचर्स. 16 में लिखना है कंपैरिजन बिटवीन लोन एंड डिबेंचर्स. कंपैरिजन बिटवीन लोन एंड डिबेंचर्स. क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन 15 में लिखना है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट में लिखना है प्रैक्टिस क्वेश्चन. 15 में कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्या लिखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है ना. अब देखो, नाउ वी आर कमिंग, जहां पर हमने लोन देखा, प्रेफरेंस शेयर देखा, डिबेंचर्स देखा, इक्विटी भी इंपॉर्टेंट है वापस. इक्विटी पे भी कॉस्ट होता है ना. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? रियली इट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है ना कि 10% चाहिए. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट दे एक्सपेक्ट, रियली स्पीकिंग. बट फिर भी मतलब आई एक्सपेक्ट कि मुझे इतना मिलना चाहिए, तो माई एक्सपेक्टेशन इज कंपनीज परफॉर्मेंस. अगर कंपनी इतना दे पा रही तो आई इन्वेस्ट, अदरवाइज आई नॉट इन्वेस्ट. सबके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, तो ऐसे नहीं पता कर सकते हैं. बट कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्विटी कभी ऐसा होता है क्या, रिडीमेबल है. कंपनी में ऐसा होता है क्या कि प्रेफरेंस शेयर को पैसा 30 साल बाद मिलेगा, इक्विटी वाले को 10 साल में रिडीम कर देंगे. बायबैक के प्रोविजंस पढ़े अपने, बायबैक के लिमिटेशंस भी पढ़े अपने.
डेट इक्विटी रेशियो गिरना नहीं चाहिए, वो सब पढ़ा आपने। कभी भी आप इक्विटी जो होता है ना हमेशा क्या है, इररिडीमेबल, क्लियर लॉजिक है। तो इक्विटी कैलकुलेट करने का कोई फाइनल रूल नहीं है, बट इक्विटी कैलकुलेट करने का सबका अपना अपना एक पैरामीटर है। कोई बोलता है मेरे लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, समझा मेरी बात। कोई जैसे रिटायर्ड पर्सन है, ओके, वो बोल रहा है मुझे रेगुलर डिविडेंड इनकम आ रहा है, मेरे लिए वो इक्विटी है। कोई बोलता है मेरे लिए ईपीएस इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है। कोई बोल रहा है कि मुझे लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए, समझ रहा है। तो इक्विटी के लिए अलग अलग अप्रोचेस है, इसलिए वर्ड अप्रोच यूज किया गया। क्या वर्ड यूज किया गया? अप्रोच। अप्रोच सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो देयर आर 4 अप्रोचेस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाउ मेनी अप्रोचेस? 4 अप्रोचेस, करेक्ट है। तो सम न्यू थिंग्स यू विल लर्न इन दिस, सम इजी पार्ट इज आल्सो देयर, करेक्ट है। तो एक काम करो, नीचे लिखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सिर्फ एक बेस बना के रखता है, कल इसका डिस्कशन होगा, ओके। आई डोंट वांट टू हरी इन दिस एरिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड इनटू 4, डिवाइड इनटू 4, करेक्ट है, डिवाइड इनटू 4। अब यहां से मॉड्यूल ओपन किया मैंने। देखो पहला अप्रोच लिखना है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। मतलब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? डिविडेंड, नाम से समझ रहा है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ओके। डिविडेंड प्राइस अप्रोच। सेकंड इज अर्निंग प्राइस अप्रोच, कितना पैसा लगाया और कितनी अर्निंग्स हुई। अर्निंग्स और डिविडेंड में फर्क होता है क्या? होता है ना। अर्निंग मतलब टोटल प्रॉफिट, उसमें से कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड। अर्निंग मतलब टोटल प्रॉफिट अर्नड एंड वेदर ट्रांसफर टू रिजर्व, वेदर डिक्लेयर एज डिविडेंड। अर्निंग ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग प्राइस अप्रोच सेकंड। थर्ड रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ये चीज समझने में टाइम लगेगा, होगा कल ही कंप्लीट हो गया सब। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, realized yield approach, realized yield approach, and fourth is CAPM, capital asset pricing model। लिखना है, आराम से समझेंगे। capital asset pricing model, it's not tough, only new names for you, therefore you are into question। जब करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्या क्या आ रहा है बताओ? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच एंड सीएपीएम। कोई दिक्कत नहीं, बट पहला वाला जो नाम एटलीस्ट सुना हुआ लग रहा है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, नाम से समझता है कि कैलकुलेशन करते समय डिविडेंड लेकर हमने कैलकुलेट किया। जैसे प्रेफरेंस शेयर में पीडी लिया, तो यहाँ पर भी इक्विटी कम डी लेंगे, समझ मेरी बात। तो इतना तो आपको लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एटलीस्ट हो रहा है, करेक्ट है। तो लीव वन लाइन, राइट डाउन उसी में, ठीक है ना। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच डिविडेंड प्राइस अप्रोच में है दो टाइप है, ओके। मजा आ रहा है ना? जैसे आप स्टार्टिंग में पहले केडी वगैरह देख के डर गए थे, फिर आपको अभी समझ में आ रहा था नहीं करना पड़ेगा ना यार मेहनत, है ना, करेक्ट है ना। तो केडी वगैरह देखा तो डरे थे कि नहीं, बट स्लोली स्लोली आपको फॉर्मूला समझा, करेक्ट है। तो अभी डिविडेंड प्राइस अप्रोच में पहले लिखना है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, ओके। एक मॉडल ही कंप्लीट करेंगे आज, ओके। एंड सेकंड है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है, फॉर्मूला देख के आप खुद बोलोगे। कांस्टेंट डिविडेंड मतलब कंपनी एवरी ईयर फिक्स डिविडेंड पे करेगी, तो कौन सा मॉडल? कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई कंपनी है इक्विटी पर हर साल 5 रुपए देगी 50 साल तक? नहीं है, बट हो सकता है कि पास हिस्ट्री है कि 10 साल से दे रहे हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए। तो जैसे अपने ये किया था ना प्रेफरेंस शेयर्स का, पीडी डिवाइड बाय एनपी इंटू 100, तो वैसे ही कुछ है। तो एक काम करेंगे, इसके नीचे यहाँ लिखना है के ई इज इक्वल टू, के ई फॉर इक्विटी इज इक्वल टू डी, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड,
करेक्ट है, डिवाइड बाय, अब एनपी से बेटर वर्ड है P0 लिखेंगे, करंट मार्केट प्राइस, आज इक्विटी का प्राइस कितना है, ठीक है ना, P0, जीरो मतलब आज, P1 मतलब प्राइस एट द आफ्टर 1 ईयर, P0 मतलब टुडे, ओके, इनटू 100, खत्म हो गया। क्या फॉर्मूला है, नाम इतना बड़े दर्शन खोटे, करेक्ट है बात। तो दैट इज D अपॉन P0 प्लस 100, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपका ये आया है, ठीक है ना बात। तो इसके ऊपर अगर कुछ है, इसमें प्रैक्टिस जरूरत तो नहीं फ्रैंकली, बट स्टिल इफ आई पुट आई जस्ट चेक इफ रिक्वायर्ड, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, नॉट गिवन ऑल्सो, ओके। तो दैट इज ये फॉर्मूला है, D अपॉन P0 इंटू 100, डी को 1 माइनस टैक्स से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला जाता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट है। तो देखो सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिस्कस किया है, बाकी हम कल आराम से समझ के करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। विल स्टॉप 5 मिनट्स अर्ली टुडे, ओके। तो टुमारो आई वांट एवरीवन टू बी बाय एटलीस्ट 7:05, इनिशियल 5 मिनट तक आ जाओ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में वो पूरा डिस्कस करूंगा, तो स्किप नहीं होना चाहिए, ट्राई करो जल्दी आने के लिए, ओके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी, थैंक यू।